एक सर्वे कराया था यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मतलब जो भी दिल्ली के ऊपर के कितने एस्पिरेंट्स आते हैं, कौन कौन से उन्हें इश्यूज हैं, सीडीएस लोक नीति, उन्होंने एक सर्वे कराया था। उसका डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और फिर देखते हैं इससे क्या निकल करके आते हैं एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दीज फैक्ट्स। तो जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडक्ट किया गया था लोक नीति सीडीएस, जिसमें करीबन 1000 स्टूडेंट्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 6 लोग यानी करीबन 60% के अराउंड ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में आए इस वजह से हैं क्योंकि दिल्ली एक रेप्यूटेड हब माना जाता है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। और करीबन 1/7 जो स्टूडेंट्स हैं यानी 14% के अराउंड उन्हें चाहिए था एक यूपीएससी प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट, इसलिए वो आए हैं इसमें। देखो, और 11% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में इसलिए आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि उनकी फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स ने रेकमेंड किया था। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, यानी उनके फ्रेंड्स भी कुछ होते हैं और फैमिली, क्योंकि फैमिली में भी परसेप्शन बना होता है, क्योंकि वो परसेप्शन अभी डाइल्यूट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे चेंज नहीं हो पाया है, इसलिए वो भी रेकमेंड करते हैं। एंड सम टीचर्स ऑल्सो। देखो, कहीं कहीं पे जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कहीं पे अगर मान लो किसी गांव से आ रहा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आ जाते हैं। पर सभी क्यों आते हैं, उसके पीछे एक इन्फ्लुएंस, यानी जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस का ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलो ठीक है, ये तो हुई बात दिल्ली के कि क्यों आए। अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ से आते हैं दिल्ली के अंदर, तो यूपी से 24% लोग आए थे 1000 में से। 24% उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से 12%, हरियाणा से 7%, राजस्थान से 7% और मध्य प्रदेश से 6% और महाराष्ट्र से 4% लोग आए थे। यानी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ से दिल्ली में लोग आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब मैं बात कर रहा था कि गांव से आने की या विलेज टाउन से आने की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, उसमें से 50% ऐसे हैं, यानी 1000 में से 500 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिटीज से आए हैं। 25% ऐसे हैं जो स्मॉल टाउन से आए हैं और 25% ऐसे हैं जो विलेजेस से आए हैं। जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग 33% ऐसे, यानी 1 in 3 सर्वेड एस्पिरेंट्स स्टे विद फैमिली, पेरेंट्स और सिबलिंग्स। और करीबन 22% ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो यानी करीबन 33% अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और 22% कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, मतलब रूम शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे यानी करीबन करीबन 45%, यानी आप हाफ पॉपुलेशन कह सकते हैं इसे, 45% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स अकेले रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो, वो आ रहे हैं माहौल के लिए, तो इसलिए वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो करीबन 50% हम ये मान के चलेंगे। देखो, ये फिगर पे ध्यान देना कि 50% यूपीएससी एस्पिरेंट्स अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना 60% एस्पिरेंट्स की, जो कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो वो दे फील होम सिक। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आती है घर की, और यही एक फैक्टर बन जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज का। क्योंकि जब उन्हें मतलब होम सिक फील करते हैं, वो उनकी घर की याद आती है, ठीक है, करीबन करीबन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिलने भी नहीं जाते, करीबन 6 महीने साल भर में एक बार मिलते हैं। कुछ होते हैं जो मिल भी लेते हैं जिनके आसपास घर होता है। बट ऐसे मतलब मैं 45% लोगों की बात कर रहा हूँ जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो उनमें से बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी है जो अपनी फैमिली से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हैं, ऑल दो दे फील होम सिक। बट क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, उन्हें पढ़ना है, इस चक्कर में वो नहीं जा पाते। 12% ऐसे हैं जो कि महीने में या फिर 1.5 महीने में अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाते हैं। 27% ऐसे हैं जो कि 3-3 महीने में मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 साल में 2 बार मिलते हैं, यानी 6 महीने में एक बार मिलते हैं। और 9% ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलते ही नहीं है, यानी अगर वो दिल्ली आ गए तो वो मिलेंगे ही नहीं। वो करीबन चलो ठीक है, वो साल बाद या जब उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, या फिर ठीक है 2-2 3-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं उसके बाद जाते हैं मिलने के लिए। तो 9% एक अच्छा खासा नंबर है। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है और आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई बहुत रेयर ही होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो आपको मेजोरिटी यानी 90 to 99% लोग जो होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, उनका सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट होता है। तो अगर मैं 58% एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जो पढ़ने के लिए आए हैं। और 1000 में से 20% ऐसे हैं जो उनका सेकंड अटेम्प्ट है, यानी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं वो। अब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगी ना। अब ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होती है हर लोगों के लिए। किसी के लिए पावर चाहिए, किसी के लिए पैसा चाहिए, कोई फैमिली के लिए कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस पे ज़रा नज़र मारते हैं कि कितने परसेंट लोगों का क्या मोटिवेशन है। अगर मैं 26% स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका जो प्राइमरी मोटिवेशन है ना, वो सर्विंग द नेशन है। यानी उन्होंने कहा कि उन्हें नेशन को सर्व करना है, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो आईएएस बनना चाहते हैं, यानी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। और 17% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं
जिनके लिए जो मोटिवेशन है वो है करियर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इस जॉब की। और करीबन 15% ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट बोला, तो 15% ऐसे हैं। और प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है जॉब के अंदर, तो 14% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए मोटिवेशन, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट था। अच्छा, 10% करीबन, यानी अगर मैं बात करूं 1000 में से 100 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अपना फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी उनके पापा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके एक ऑफिसर बने या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उन्हें भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई और हो। अभी तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, तो ऐसे 10% यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, गुड सैलरी तो एक टिपिकली एक प्राइमरी मोटिवेशन होता ही है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए। बट ऐसा है कि 7% ही है सिर्फ ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी होती है। एक बात तो है कि इन सब की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 45% ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। चाहे चलो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा फिर भी स्टेबल होता है। बट जो लोग अकेला रहना चाहते हैं वो रहना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, बट साथ ही साथ वो एंजाइटी और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी जीते हैं, जिसके चलते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग होता है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करोगे तो बहुत समुद्र जैसा सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, करीबन 8-8, 10-10 घंटे भी पढ़ना पड़ जाता है। कहने की बात है कि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से, बट आपको क्वांटिटी इतनी इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप दिन में करीबन नहीं भी है तो मिनिमम 6 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे इस चक्कर में और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी आता है इस प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। अब मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स अच्छी खासी जॉब लग गई आपकी, वो 25 का पैकेज उठा रहे हैं एनअली, और आप अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसके चलते पीयर प्रेशर तो होता है, इतने सारे फ्रेंड्स आपके या फिर कज़न हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए, तो ये सारे एक अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच गए सपोज करो, और आप कहीं नहीं पहुंच पाए, तो ये पीयर प्रेशर, ये एक जो प्रेशर होता है रिलेटिव्स का, ये एक प्रेशर जो सक्सेस का प्रेशर होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और ऐसे 36% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें कभी या कभी कभार ऐसा ज़रूर फील होता है कि वो पीयर प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे करीबन 15% एस्पिरेंट्स हैं जिनकी जो फैमिली की मंथली इनकम है ना, वो 30,000 से 50,000 है। और करीबन करीबन 17% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली महीने में 30,000 से भी कम कमाती है। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर मैं 16% यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करूं, तो उनके जो फैमिली है ना, वो मेन अर्नर ना फार्मर है। कहने का मतलब उनकी जो फैमिली है वो खेती बाड़ी करती है, वो फार्मिंग उसमें है। और अगर मैं 6% एस्पिरेंट्स की बात करूं तो वो आते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर्स, यानी उनकी फैमिलीज जो हैं वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। और करीबन 14% ऐसे लोग हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है ना, वो महीने की 20,000 से भी कम है। और 5%, सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 से भी ज़्यादा है। करीबन ऐसे यानी 43% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो करीबन 1 से 2 लाख रुपए एनुअली यानी सालाना 1 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं कोचिंग में। 29% ऐसे हैं जो 2 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। और 5% ऐसे हैं जो 3 से ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी 3 से 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। और इसमें तो एडिशनल कॉस्ट अभी लगा ही नहीं है, जो घर का खर्चा होता है, रहने का, लाइब्रेरी का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और पता नहीं कितने खर्चे होते हैं, वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। देखो, मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो है उन्हें वो घर से ही खर्चा मिल जाता है, बट करीबन 1/5 यानी 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें पैसा मिलता है वो इनसफिशिएंट है उनके लिए, ऐसा उन्होंने कोट किया। और दूसरी चीज़, अगर जो शॉर्टफॉल होता है पैसों का, तो 10 में से 3% यानी 30% ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करने लग जाते हैं, यानी किसी इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन पे कर लेते हैं, या फिर जो आंसर शीट इवैल्यूएशन की जॉब होती है उसमें चले जाते हैं, या और किसी में नॉन टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी में भी पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं। और 8% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे 20% हैं जो उधार लेते हैं, यानी वो सोचते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, नहीं कर सकते जॉब, तो इसलिए 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उधार ले लेते हैं पैसे। और उसमें से करीबन मैं 14% की बात करूँ ना, तो 14% ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, यानी अपने खर्चे कम कर देंगे, खाने में कम कर देंगे, या जो और भी प्राइसेस होते हैं, या जो और भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या जो और भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं। मुझे पता नहीं कि कितने लोग इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर फाइनेंशियल आप ठीक नहीं है, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, या फिर आपको
खर्चों में कटिंग करनी पड़ रही है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, तो ये एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, खास तौर से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक्सपेंसेस ही रहते हैं, एक्सपेंसेस ही घूमते रहते हैं, आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अगर मैं नीट यूजीसी नेट की बात करूँ, तो उसमें तो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो इंटेग्रिटी पे तो क्वेश्चन होता है ना एग्ज़ाम की। यानी जो आप एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, उसकी अगर इंटेग्रिटी ही नहीं है, उसमें लोग पीछे से घुस के आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। और खास तौर से अगर मैं यूपीएससी की चलो बात कर लूँ, आईएएस पूजा खेड़कर, जिनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया है अब यूपीएससी ने, साथ ही साथ उनको एंटीसिपेटरी बेल थी वो भी मना कर दी, कोर्ट ने डिनाई कर दिया देने से। अब उन्हें अरेस्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं ताकि इंक्वायरी ढंग से हो पाए। अच्छी बात है, ये तो होना था और ये होना भी चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, बट इन नेगेटिव सेंस, यानी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो वो बैकडोर से एंट्री ले लेती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेक सर्टिफिकेट्स बनवा करके। आईएएस पूजा खेड़कर का क्या केस है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अकेलापन है और अंडर परफॉर्मेंस का प्रेशर तो रहता ही है, जो फियर है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, तो ऐसे करीबन 60% एस्पिरेंट्स हैं, यानी 60% एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि उनके अंदर लोनलीनेस की फीलिंग रहती है, डर की फीलिंग रहती है। और ऐसे करीबन 70% लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, यानी अगर मुझसे एग्जाम नहीं निकला तो क्या हो गया, ऐसे 70% एस्पिरेंट है। आप समझ सकते हो 70%, यानी मेजोरिटी तो डरती है। इसी चक्कर में क्या होता है कि नर्वसनेस बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, अकेलापन महसूस करते हैं, गुस्सा आता है, डर लगता है, उदासी छाने लग जाती है प्रिपरेशन के टाइम पे। और अगर प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होने लगेगा तो नेचुरल सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। और परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा यानी आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इमोशनल आप मतलब बढ़ जाते हैं, और गुस्सा तो आता ही आता है, फीलिंग और आती है, डिप्रेशन और जेलिसी की फीलिंग। डिप्रेशन तो देखो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म सैडनेस रहेगी, अगर आप 2-2 3-3 साल प्रिपेयर कर रहे हो, 4-4 साल प्रिपेयर अकेले रह करके प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये फीलिंग तो आनी लाजमी हो ही जाती है। और जेलिसी भी एक मतलब 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि जेलिसी एक फैक्टर है, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, तो जेलिसी तो आनी आनी है। 30% ऐसे भी हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अगर मैं बात करूं सपोर्ट सिस्टम के नाम पे, तो सपोर्ट सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ऐसे हैं कि जैसे पार्क हो गया, तो वहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, कुछ कुछ लोग घूमने भी चले जाते हैं कभी कभार, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे हैं जो स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज होती हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट बहुत से मेजोरिटी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर वो कर भी रहे होते हैं उसमें पार्ट, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि ऐसा करके मैं अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो बर्बाद कर रहा हूँ। स्ट्रेस होता है ना, तो इसके वो क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए 38% स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि वो वेब सीरीज देखते हैं, टीवी देखते हैं या फिर म्यूजिक सुन लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, 30% ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज या मेडिटेशन में चले जाते हैं। और 30% के अराउंड ऐसे भी हैं जो किसी से फैमिली से बात कर लेते हैं। और 17% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब उन्हें ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है, तो वो सोना प्रेफर करते हैं, यानी दे गो टू स्लीप। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। अगर मैं 10% स्टूडेंट्स की बात करूँ ऐसे, वो क्या करते हैं कि जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं ना, यानी जब उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है, तब वो अपनी पढ़ाई रिज्यूम करने लग जाते हैं। को स्ट्रेस हो रहा है और आप उस स्ट्रेस के अंदर फिर अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसा फील होता है, गिल्टी फील होने लग जाता है और लगता है कि हाँ भाई हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो उस चक्कर में आप पढ़ाई करने बैठते हो। अब आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और स्ट्रेस्ड हो इतने ज़्यादा, तो उसमें पढ़ाई करोगे तो आउटपुट ज़ीरो आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ फिर आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उससे क्या होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा। क्यों? क्योंकि फिर लगेगा आप अपनी जो फैकल्टीज़ हैं उन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, पैसे इतने बर्बाद हो गए हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक कुछ नहीं पता, अब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस लाजमी उठ रहे हैं, और इसके चक्कर पे आपकी परफॉर्मेंस जो होती है, जो एक फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट हो जाता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए ना इन सबसे लड़ने के लिए, जो शक्ति होनी चाहिए, वो हमें नहीं सिखाई जाती। क्योंकि 6% ऐसे हैं जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। यानी 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं अपना स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए।
और करीबन 2% ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, मतलब कुछ भी नहीं पता उन्हें। वो डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करते रहते हैं, बट वही है ना, हवा में हाथ पैर मारने वाली बात होती है, तो दे डोंट नो एक्चुअली। 19% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया है कि उन्हें थेरेपिस्ट से बात करने की ज़रूरत है, यानी अब उन्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत। 19% को एहसास तो हो गया कि उन्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, बट उसमें से सिर्फ 6% हैं जो थेरेपिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिल पाते हैं, यानी बाकी लोग तो जा ही नहीं पाते, वो सिर्फ सोचते रहते हैं। 10% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि वो नींद के लिए नींद की दवाई लेते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी। अब मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो बताए किसे? बताने से अच्छा वो क्या करते हैं, अपना मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो और ऐसा बताया गया है कि जब से उन्होंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तब से ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। नो डाउट कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और ट्रफ्स एंड क्रेस्ट भी आते हैं, आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे इस प्रिपरेशन के टाइम पे। बट जो कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए वो हमें सिखानी चाहिए थी ना, वो हमने किसी ने सिखाई नहीं कोपिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रेस कुछ होता नहीं है, और अगर होता भी है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, जो मैकेनिज्म होना चाहिए, वो होता नहीं है, हमें सिखाया नहीं जाता इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ की वजह से देखो ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम पे मेडिसिन नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम होती है। देखो प्रॉब्लम को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम को सही समय पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम के लिए आपने कोई दवाई ली और वो सही टाइम पे नहीं मिली तो भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम में आप गलत दवाई ले लोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये एक इशू है कि अगर आप प्रॉब्लम के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन सही टाइम पे नहीं लोगे तो वो प्रॉब्लम स्नोबॉल होनी होनी है, वो बढ़ती चली जाएगी। हर चीज़ की कॉस्ट होती है, अगर सही टाइम पे कोई काम नहीं किया गया, सही टाइम पे अगर वो मेजर्स नहीं लिए गए, तो उसकी बहुत बाद में एक बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं उन तक शेयर करना, और जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करना, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ओवरऑल स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो क्या क्या फेस करते हैं, और उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ क्या ऐसे पिटफॉल्स हैं जिनसे आने वाले स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर